यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। किसके कॉन्सेप्ट देखेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, किसकी बात करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम सर्किट एनालिसिस के लिए मेथड यूज करते हैं, वो हम यहाँ पर दो मेथड यहाँ पर यूज करते हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। पहला मेथड होता है केसीएल प्लस ओम्स लॉ, यानी हम केसीएल यूज करेंगे तो प्लस ओम। दूसरा मेथड हम यूज करते हैं यहाँ पर केवीएल प्लस ओम्स लॉ, यानी कि अप्लाई करके और फिर ओम्स लॉ लगा देते हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए हमें सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन पता करनी है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर कब उत्पन्न होता है? सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस की यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास में मिलती है, यानी एक कंडीशन जो हमारे पास मिलती है सीरीज रेजोनेंस की, एसी सर्किट के अंदर सीरीज रेजोनेंस जब हमें मिलता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, अगर वो रिएक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है तो हमें सीरीज रेजोनेंस मिलता है। तो सीरीज रेजोनेंस में हम क्या कर सकते हैं? एक्सएल इक्वल टू एक्सी हम लिख सकते हैं, और इसमें जेड की वैल्यू है किसके इक्वलेंट हो जाएगी? आर के इक्वलेंट, यानी रजिस्टिव लोड के इक्वलेंट हो जाती है। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसके अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी जब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस है दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल हो जाए, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल हो जाते हैं तब हमारे पास में सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन अराइज होती है। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जैसे ही एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑसिलेट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो दोनों के बीच में ऑसिलेट होती रहती है। किसके किसके बीच में? एक तो यहाँ पर एक्सएल यानी कि इंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, इंडक्टर के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके बीच में, और कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऑसिलेट होती रहती है। तो ये कैसी कंडीशन में होता है? ये रेजोनेंस की कंडीशन में होता है। दूसरा यहाँ पर सीरीज जो आरएलसी सर्किट होता है, जब रेजोनेंस की कंडीशन में होता है सीरीज आरएलसी सर्किट। कौन सा? सीरीज आरएलसी सर्किट। जब ये रेजोनेंस की कंडीशन में होता है तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वलेंट होगी, और जो सर्किट है हमारा प्योरली रजिस्टिव हो जाता है, यानी जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी ये रजिस्टिव हो जाएगा। इम्पिडेंस जो हम यहाँ पर देते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी के अंदर, तो यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो एक्सएल और एक्सी हैं बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, और आर स्क्वायर है, ये जेड की वैल्यू इक्वल टू हमारी आर कैलकुलेट हो जाएगी। तो इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी का अगर हम कर्व बनाएं तो इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी का कर्व किस तरीके से बनेगा? जैसे इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी का जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, जैसे ये रिएक्टेंस हो जाएगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी है और रिएक्टेंस इन ओम्स। अब क्या होगा? जैसे हम मान लो कि जो कर्व आएगा वो इस तरीके से आता है, कर्व इस तरीके से रिड्यूस होगा, और एक्सएल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएंगे हम। ये हम तो एक पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये मैच कर रहा है यानी क्रॉस कर रहा है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर क्या होगा? एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाती हैं। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले एक्सी की वैल्यू है वो एक्सएल से ज़्यादा होती है, यानी हम कह सकते हैं कि सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा? कैपेसिटिव की तरह सर्किट बिहेव करेगा। अगर ज़्यादा यानी इधर की हम बात करें तो ये एक्सएल की वैल्यू है इधर की साइड, वो हो जाएगी एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा, यानी सर्किट किस तरीके से व्यवहार करेगा? इंडक्टिव की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किससे आता है? एक्सएल माइनस एक्सी से आता है। अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, की कंडीशन को यहाँ पर दिखाता है।
अब सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, यानी एक्सएल है यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी पर है, वो एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, लो होती है, और एक्सी की वैल्यू है हाई होती है लो फ्रीक्वेंसी पर। जैसे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बात करें, ये फ्रीक्वेंसी से बात हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी अगर लो है सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्या होता है कि हमारे पास में थ्री फेज सर्किट दिया होता है, बैलेंस थ्री फेज सर्किट। बैलेंस थ्री फेज सर्किट में लाइन वोल्टेज है, स्टार कनेक्टेड के अंदर क्या होता है, यानी बैलेंस हमारे पास में थ्री फेज सर्किट है, उस बैलेंस थ्री फेज सर्किट के अंदर लाइन वोल्टेज की वैल्यू हमें पता करनी हो, लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, और ये बैलेंस थ्री फेज सर्किट है, ये स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो जैसे स्टार इस तरीके से, तो स्टार के अंदर करंट सेम रहती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जब करंट सेम रहेगी तो क्या होगा, स्टार के अंदर वोल्टेज है वो अलग अलग रहता है, वोल्टेज जो अलग अलग रहता है यानी कि लाइन वोल्टेज जो रहता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर, वो लाइन वोल्टेज इक्वल टू रहता है अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज। इस तरीके से स्टार कनेक्टेड का अंदर रहता है, वोल्टेज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, करंट यहाँ पर सेम रहती है, यानी कि लाइन वोल्ट करंट है वो फेज करंट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फेज करंट हम निकाल सकते हैं, फेज करंट की वैल्यू क्या होगी, स्टार कनेक्टेड के अंदर हम देखें फेज करंट की वैल्यू होती है यहाँ पर लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट थ्री, क्योंकि लाइन वोल्टेज है वो यहाँ पर अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज है, और अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर क्या ले ली जेड, तो वी एल डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, ये हो गया हमारा फेज वोल्टेज, और लाइन फेज करंट हमें निकालनी है तो फेज लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री इंटू जेड आ जाएगी। तो टोटल पावर भी अगर हमें निकालनी हो स्टार कनेक्टेड के अंदर, तो टोटल पावर कैसे निकाल सकते हैं स्टार कनेक्टेड के अंदर, जैसे टोटल पावर, तो टोटल पावर की वैल्यू यहाँ पर होगी P इक्वल टू क्या होगी अंडर रूट थ्री वी एल इंटू आई एल और कॉस फाई। अब यहाँ पर अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई है, वी एल की वैल्यू हमें पता है, लाइन वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज, तो इसकी जगह अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज करेंगे तो अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो पावर हमारी हो जाएगी P इक्वल टू थ्री वी फेज और लाइन करंट और फेज करंट मतलब आई फेज भी हम लिख सकते हैं, आई फेज कॉस फाई। तो ये हमारी स्टार कनेक्टेड के अंदर सिस्टम होता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की बात कर सकते हैं, तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में कैसे बात करेंगे हम, जैसे ये तो हमने की स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर, अगर हमें बात करनी है यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर, तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर हम कैसे बात करेंगे, जैसे लाइन वोल्टेज है वो तो होगा फेज वोल्टेज के इक्वल। अब हम लाइन करंट की अगर बात करें तो लाइन करंट यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड में इस तरीके से बी बन रहा है, तो इसको हम बना लेंगे बी को, जो बंद वाला बी है उसको बना लेंगे बी को, और यहाँ पर क्या होगा लाइन करंट है वो अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज करंट होगी, तो इसको हम कह सकते हैं कि आई फेज करंट की वैल्यू की बात क्या होगी, तो आई फेज करंट की वैल्यू हो यहाँ पर होगी वी एल डिवाइड बाई सिर्फ जेड हो निकाल सकते हैं। टोटल पावर कैसे निकालेंगे अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, तो यहाँ पर अंडर रूट थ्री इंटू आई एल है, इसको हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फेज के अंदर बात चेंज करना चाहें तो जैसे वी फेज आई फेज तो बराबर है, आई एल की जगह हम चेंज कर सकते हैं अंडर रूट थ्री आई फेज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री वी एल, और आई एल की जगह लिख दिया हमने अंडर रूट थ्री आई फेज, तो बी एल की जगह बी फेज लिख सकते हैं इंटू कॉस फाइव, तो ये अंडर रूट थ्री हो जाएगा तीन तीन वी पी एच आई पी एच, यानी कि वी फेज आई फेज कॉस फाइव, तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर लाइन बी एल है लाइन वोल्टेज होगा, आई फेज है यहाँ पर फेज करंट होगी। तो किसी भी अगर थ्री फेज सिस्टम की बात करें, इन थ्री फेज लोड थ्री डिफरेंट इम्पीडेंस आर कनेक्टेड टुगेदर इन स्टार और डेल्टा, तो थ्री फेज जो भी लोड होगा उसमें थ्री इम्पीडेंस है हमारी स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर जुड़ी होती है। डेल्टा सिस्टम की बात करें
The delta in a three-phase system is formed by connecting one end of the winding to the starting end of the other winding and connection are continue to form a closed loop। यानी डेल्टा के अंदर कनेक्शन किस तरीके से बनेगा, क्लोज लूप बनता है। और स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर क्या करते हैं हम, इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम द थ्री फेज सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग वन एंड ऑफ ऑल द थ्री इम्पीडेंस आर कनेक्टेड टुगेदर। तो वन एंड है, तीनों इम्पीडेंस का एक साथ एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होता है स्टार के अंदर। तो इस तरीके से इसको दिखाया जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ वायर है वो दे रखा है ओम में, यानी वायर का रेजिस्टेंस अगर ओम में दे रखा है, जैसे कैसे दे रखा है, ये रेजिस्टेंस है, ये दे रखा है आर ओम के अंदर वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है। अब इसको रेजिस्टेंस को क्या कर दिया है, जैसे इस लेंथ का रेजिस्टेंस है, इसको स्ट्रेच कर दिया है, स्ट्रेच करके इसकी डबल लेंथ पर इसको इंक्रीज कर दिया है, लेंथ पर इंक्रीज कर दिया। अब लेंथ क्या होगा, रेडियस है, रेडियस भी हाफ हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो ये जो आर की वैल्यू है स्ट्रेच आर बाई टू हो जाएगी, आर बाई टू का स्क्वायर ऊपर की साइड जाएगा, आर बाई टू का स्क्वायर अगर ऊपर की साइड जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो उसी अनुपात में यहाँ पर बढ़ जाती है। यानी कि अगर ये डबल की है तो डबल का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर फोर टाइम्स ही हो जाएगी, पहले आर थी तो ये अब आ जाएगी फोर आर। तो इस तरीके से वैल्यू है यहाँ पर बढ़ जाती है। जब भी हम रेजिस्टेंस को स्ट्रेच करते हैं, डबल लेंथ में इसकी स्ट्रेच करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी नया रेजिस्टेंस आता है आर टू की वैल्यू आती है वो आती है एम स्क्वायर इंटू आर वन। यानी एम स्क्वायर क्या है, जितना लंबाई उसको बढ़ाया गया है, दोगुना बनाया तो दो का स्क्वायर कर देते हैं। और आर वन की वैल्यू पहले क्या थी आर, तो ये हो जाएगी फोर आर। तो स्ट्रेच करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होकर कितना पहुंच जाती है, फोर आर यहाँ पर पहुंच जाती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जैसे क्या होता है इफ ए सिस्टम इज कनेक्टेड इन डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हमें दे रखा है, कोई भी सिस्टम हमें किस में दे रखा है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर दे रखा है। तो टोटल पावर आउटपुट है वो क्या होगा, यानी टोटल पावर आउटपुट अगर हमें निकालना हो तो टोटल पावर आउटपुट का डायरेक्ट हमारे पास में फार्मूला होता है किसके अंदर, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर, थ्री बी फेज आई फेज कॉस फाइव। इससे हम निकाल लेते हैं टोटल पावर आउटपुट ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पर हम डेल्टा कनेक्टेड स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर हम पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि एक सर्किट हमें दे रखा है, सर्किट कैसा दे रखा है कि एक तो हमारा वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके से हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 10 ओम, एक हमारा इंडक्टेंस दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी, और यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, इस तरीके से एक स्विच लगाया हुआ है। उसके अंदर हम क्या करना है, इसको t इक्वल टू जीरो पर क्लोज करना है। यहाँ पर 10 वोल्ट का हमें यहाँ पर इसको स्विच को t इक्वल टू जीरो पर क्लोज करना है। इंडक्टेंस को हमें आइडियल मानना है, करंट थ्रू द इंडक्टर हमें t इक्वल टू जीरो प्लस पर बतानी है। तो t इक्वल टू जीरो पर क्या होगी, t जीरो से पहले क्या थी करंट की वैल्यू, तो पहले करंट की वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर थी। जैसे कि हम बात करें इंडक्टर टू पाई एफ एल होता है इंडक्टर की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डीसी के अंदर जीरो होती है, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी। यानी कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 10 यानी 1 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 1 एम्पियर करंट है, इंडक्टर है सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, यानी सडन चेंज करंट की वैल्यू में होता है तो उसको अलाउ नहीं करेगा इंडक्टर। तो ये इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडन चेंज को तो अलाउ नहीं करेगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर 1 एम्पियर ही रह जाएगी। यानी कि टी इक्वल टू जीरो पर भी 1 रह जाएगी, टी इक्वल टू जीरो प्लस पर भी ये 1 ही रह जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई करंट सोर्स है यहाँ पर दिखा रखा है, जैसे इस तरीके का सर्किट है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इस तरीके का सर्किट है उसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है हमें, जैसे 10 वोल्ट मान लो दे रखा है यहाँ पर,
और इधर हमें वोल्टेज सोर्स दे रखा है, वो मान लीजिए 20 वोल्ट दे रखा है। इस तरीके से हमें दे रखा है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें सिर्फ I3 के अंदर वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो हमें निकालनी है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं I3 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं वोल्टेज मान लेते हैं V, और इसमें KCL लगाएंगे तो प्लस V/2 प्लस B-K 20/4 और इक्वल टू 0। इससे हमारी क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी। अब V की वैल्यू जो आएगी देंगे तो करंट I3 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू है वो 3.8 एम्पियर के आसपास हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे जो पावर ट्रांसफ़र है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के अंदर जो पावर ट्रांसफ़र की जाती है वो अप्लाई होती है नहीं होती है, यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर अप्लाई होती है या नहीं है। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पर अप्लाई नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है, उसका भी हमें कारण बताना है। जैसे सर्किट के अंदर हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र जो थ्योरम है ये किस पर अप्लाई नहीं की जा सकती, हम मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नॉट अप्लाई टू मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी। अब इस मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी पर हम इसको क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसकी वजह एक ये है कि जैसे हम लेते हैं VTH, ये मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी के लिए हम ले रहे हैं, VTH ले रहे हैं, और ये RTH है। RTH की सीरीज में होता है RL। अब ये RL है RTH तक वेरी करेगा। अब RL RTH तक वेरी करेगा तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती है, V डिवाइड बाई और के लिए कंडीशन क्या होती है कि RL की वैल्यू है वो RTH के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो पावर है, जो लोड की तरफ पावर ट्रांसफ़र किया जाता है वो क्या किया जाएगा, लोड की पावर जो ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे पावर की हम बात करें तो ये होता है I² RL। अब I की वैल्यू हमें पता है कि इसका स्क्वायर हम कर देंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL का स्क्वायर इनटू RL, इसे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमें पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के अंदर ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वलेंट होनी चाहिए, 0 के इक्वलेंट होनी चाहिए, यानी कि हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं लोड पावर का। तो यहाँ पर हम देखें कि RL वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए कंडीशन ये है कि लोड है उसको हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग लोड पावर विथ रेस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस। अब लोड पावर को लोड रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, उससे हमारी मैक्सिमम पावर डिलीवर निकल कर आ जाएगी। यानी हमने इसका कर दिया DPL डिवाइड बाई DRL, यानी कि RL के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी VTH स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर U/V से हम करेंगे तो ये हो जाएगा V का स्क्वायर RTH प्लस RL का स्क्वायर इनटू V, तो यहाँ पर VTH तो पहले बार निकाल लिया तो तो रह गया 1 डिवाइड बाई V। अब V को सेम रहने देते हैं और U का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो U का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RL है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें जैसे कि U डिवाइड बाई V का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है V स्क्वायर D/dx U, और फिर माइनस के करते हैं U, और क्या करते हैं U को हम सेम रख देते हैं और क्या करते हैं U को हम सेम रख देंगे dV/dx। अब V के रेस्पेक्ट मतलब ऊपर वाले का हम करेंगे, यानी RL का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो RL का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू यहाँ पर होगी, तो जैसे कि RTH प्लस RL का स्क्वायर है, RL का स्क्वायर ही रह जाएगा ये। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें यहाँ पर तो वो हो जाएगी -2RL डिवाइड इंटू RTH प्लस RL, और नीचे आ जाएगा V का स्क्वायर, यानी कि RL प्लस RTH का स्क्वायर।
वी स्क्वायर वी यू का डिफ्रेंशिएशन यानी आर एल का डिफ्रेंशिएशन। फिर हमने क्या रख दिया है, आर एल को सेम रख दिया है, यानी कि इसको हमने सेम रख दिया, 2RL आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो जीरो होने नहीं वाली BTS तो ये वाली वैल्यू हम जीरो रख देंगे। ये वाली वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स RL RTH प्लस RL। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो RL प्लस RTH की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ही एक स्क्वायर हमसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL इक्वल टू 2RL। ये वैल्यू हो जाएगी, यानी RL की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, RTH आ गई है। तो इसे हम फार्मूले के अंदर रख देते हैं, तो पावर जो लोड पावर है वो आ जाएगी VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये पावर ट्रांसफ़र को लोड की तरफ पावर ट्रांसफ़र करने की मैक्सिमम कंडीशन होती है, PL इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4RL। इसी के द्वारा हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात करते हैं हम बैंड स्टॉप फिल्टर की, यानी बैंड स्टॉप फिल्टर क्या होता है, किस तरीके से बैंड स्टॉप फिल्टर है वो काम करता है। तो हमारे पास में कितने तरह के फिल्टर होते हैं, टोटल 4 प्रकार के फिल्टर होते हैं। एक होता है हमारे पास में लो पास फिल्टर, एक होता है हमारे पास में हाई पास फिल्टर, एक होता है हमारे पास में बैंड पास फिल्टर, और एक होता है हमारे पास में बैंड स्टॉप फिल्टर। अब क्या होता है लो पास फिल्टर के अंदर, लो पास फिल्टर के अंदर ओनली लो फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा। किसको पास करेगा, ओनली लो फ्रीक्वेंसी को। जबकि हाई पास फिल्टर क्या करता है, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। तो ये हाई को पास करेगा। बैंड पास फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक फिक्स बैंड को सेलेक्ट कर लेगा, उसी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का बैंड सेलेक्ट कर लिया है, जैसे 20 किलो हर्ट्ज से मान लो 30 किलो हर्ट्ज तक ये बैंड सेलेक्ट कर लिया है, उसी के अंदर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। बाकी आउटसाइड जो बैंड होंगी उनको ये स्टॉप कर देगा। एक है बैंड स्टॉप फिल्टर, यानी कि एक फिक्स बैंड दे देगा, जैसे 30 किलो हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज, इसी बैंड को स्टॉप करेगा, बाकी सबको ये पास करता जाएगा। तो बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या, और फिर बैंड पास फिल्टर में क्या करता है, बैंड पास फिल्टर उसी बैंड को पास करता है जिसको ये लिए बना है, बैंड स्टॉप है उसी को रोकता है जिसके लिए ये बना है। तो इसमें अलग अलग डायग्राम वहाँ पर बनते हैं, जैसे कि लो पास फिल्टर के लिए किस तरीके का डायग्राम बनता है, ये लो पास फिल्टर का डायग्राम है। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी का सेक्शन हो जाएगा, तो ये लो पास फिल्टर का ये वाला डायग्राम हो जाएगा। यानी कि ये जो सेक्शन है ये नीचे फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देगा। तो ये भी यहाँ पर 3 dB है। अब हम बात करते हैं बैंड पास फिल्टर की। बैंड पास फिल्टर किस तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से का सर्किट है यहाँ पर, तो बैंड पास फिल्टर इस तरीके से होगा, ये हमारा बैंड पास फिल्टर। अब बैंड पास फिल्टर है, बैंड स्टॉप फिल्टर में क्या होता है, जैसे इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आई और इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पर ये एक फिक्स बैंड है, इसको क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देगा, यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देगा, बाकी को ये पास करता जाएगा। तो ये चारों सर्किट हैं जो कि हमारे फिल्टर से रिलेटेड काम करते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि एक सर्किट दे रखा है उसके अंदर हमें ट्राई सेट कट सेट वगैरह हमें निकालना रहता है। जैसे ये सर्किट है, इसके अंदर हमें बात करनी है किसके बारे में, कि ग्राफ के अंदर ट्री कितने हैं और कट सेट कितने हैं, ट्री और कट सेट बनाने हैं। तो कट सेट और ट्री कैसे निकालते हैं, कट सेट और ट्री निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्री की, तो ट्री कितने बनने वाले हैं यहाँ पर। तो ट्री की बात करें यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, तो ट्री कैसे बनेंगे, एक ट्री ये बन गया, एक ट्री यहाँ पर ये बन गया, और एक ट्री यहाँ पर ये बन गया, और एक ट्री है यहाँ पर
क्या बन गया, ये बन गया। तो ये 4 तो ट्री बनने वाले हैं। ट्री कितने बन रहे वाले हैं, 4। कट सेट की बात करें, कट सेट ये लग गया कट सेट। एक हमारा 4, एक हमारा ये वाला कट है, ये लग जाएगा 5, और ये एक हमारा ये वाला कट लग जाएगा, यानी 6। तो 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पर ट्री है। अब हम बात करें जैसे कि कोई सर्किट के अंदर हमें वोल्टेज दे रखा है और करंट की वैल्यू दे रखी है। वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रखी है, कोई सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 120 V इक्वल टू 120 साइन 340 करंट की वैल्यू दे रखी है। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है सर्किट के अंदर। तो इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्ञात करना होगा। तो इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमारा दे रखा है 120 इंटू एंगल कितना है 0 डिग्री। करंट की बात करें, करंट कितनी दे रखी है 12, एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, क्योंकि पाई/6 की वैल्यू क्या होती है 180 डिवाइड बाई 6, पाई की वैल्यू 180 होती है तो 30 डिग्री। अब इसको हम इम्पीडेंस की निकालना है, यानी जेड की वैल्यू निकालने तो क्या निकाल जाएंगे 120 इंटू एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाई 12 एंगल 13 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 एंगल माइनस सकते हैं। तो इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होगी, इम्पीडेंस होगा -30 डिग्री एंगल यानी लैगिंग, और 10 यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें एक वोल्टेज दे रखा है साइनसोइडल वोल्टेज, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइनसोइडल वोल्टेज की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी करंट की वैल्यू दे रखी है, फोरियर सीरीज दे रखा है। साइनसोइडल वोल्टेज है वो दे रखा है क्वेश्चन में कोई में। वी टी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, वो दे रखी है 200 कॉस 314 टी, ये वी टी की वैल्यू दे रखी है। इसको हम नॉन लीनियर लोड पर अप्लाई करते हैं तो करंट हमें जो फोरियर सीरीज के अंदर मिलती है। तो नॉन लीनियर लोड पर हम इसको अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को किस पर करते हैं, नॉन लीनियर लोड पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, फोरियर सीरीज मिलेगी। अब उस फोरियर सीरीज को यहाँ पर दिखाया गया है। फोरियर सीरीज क्या है, तो यहाँ पर फोरियर सीरीज है, उसकी बात हम कर लेते हैं कि फोरियर सीरीज आई टी की जो वैल्यू है वो फोरियर सीरीज को डिनोट करती है। तो आई टी की वैल्यू यहाँ पर दिखाई रखी है 10 प्लस 20 कॉस 314 टी प्लस 30 डिग्री प्लस 10 कॉस, और 2 इंटू क्या हो जाएगा 314 टी प्लस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालनी है, यानी करंट की वैल्यू हमें पूछी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपोनेंट है, करंट इक्वेशन दे रखी है, करंट इक्वेशन दे रखी है और वो भी किसके साथ में, करंट इक्वेशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में रखें, जैसे 314 टी है, यहाँ पर 2 इंटू 314 टी है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में दे रखी है। तो हम उसकी इफेक्टिव आरएमएस वैल्यू करंट की कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछी क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर पूछा है। लेकिन हम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट जब भी हम निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एसी कंपोनेंट दे रखा है, तो इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालते हैं पहले। तो आरएमएस वैल्यू हो जाती है यहाँ पर क्या, अंडर रूट फर्स्ट आरएमएस 1 का स्क्वायर प्लस आई आरएमएस 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम जाते जाते आई हम सॉल्व स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर आई आरएमएस की वैल्यू प्लस का स्क्वायर। तो यहाँ 0.70 एम्पियर, 18.70 एम्पियर है, ये हम निकाल सकते हैं।
वी कैन यूज दिस अबव दिस फॉर्मूला फॉर ओनली फॉर किसके लिए, ओनली केस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केस में ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, बाकी केस में हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, ओनली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केस में ही हम इसका उपयोग करना है। अब हम बात करें, जैसे क्या दे रखा है, टू पोर्ट नेटवर्क दे रखा है और हमें कंडीशन बतानी है, सिमेट्री की कंडीशन बतानी है टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर, सिमेट्री इन टर्म ऑफ जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर की सिमेट्री क्या होती है वो हमें बतानी है। तो जेड पैरामीटर की अगर सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर Z11 की वैल्यू है वो Z22 के इक्वल होगी, तो ये जेड पैरामीटर के लिए सिमेट्री है। तो कोई भी अगर टू पोर्ट नेटवर्क दे रखा है वो सिमेट्रिक कहलाएगा अगर इनपुट और आउटपुट पोर्ट है वो इंटरचेंज किया जा सके विदाउट अल्टरनेटिंग दी पोर्ट वोल्टेज एंड करंट। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी सिमेट्री कब कहलाएगा, जब हम इनपुट और आउटपुट को हम चेंज कर सकें, यानी इनपुट को हम चेंज कर देंगे किसी भी सर्किट की को, और विदाउट अल्टरिंग दी पोर्ट वोल्टेज एंड वोल्टेज और करंट पर चेंज नहीं होना चाहिए, वोल्टेज और करंट पर। तो क्या कहलाएगा, ये जो जेड पैरामीटर है वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। तो यहाँ पर सिमेट्री की बात कर सकते हैं, जैसे दो तरह की कंडीशन होती है हमारे पास में, एक तो सिमेट्रिक कंडीशन होती है और एक होती है रेसिप्रोकल की कंडीशन। दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, एक तो सिमेट्री की एक होती है रेसिप्रोकल की। तो जैसे मान लो जेड पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं, जेड पैरामीटर की जो सिमेट्री होती है वो होती है Z11 और इक्वल टू Z22, यानी बिल्कुल अपोजिट सिमेट्री। लेकिन रेसिप्रोकल जो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है Z12 इक्वल टू Z21, ये होता है रेसिप्रोकल यानी कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं वाई पैरामीटर की। वाई पैरामीटर में जो सिमेट्री होती है वो होती है Y11 इक्वल टू Y22, जबकि रेसिप्रोकल कंडीशन क्या, इक्वल टू Y21। अब बात करते हैं एबीसीडी पैरामीटर की। एबीसीडी पैरामीटर में क्या होता है, ए बी सी डी। एबीसीडी में सिमेट्री की कंडीशन है कि ए इक्वल टू डी होगा, और रेसिप्रोकल की जो कंडीशन है वो है ए डी माइनस के बी सी इक्वल टू 1 होगा। और एच पैरामीटर की अगर हम बात करें, एच पैरामीटर में क्या होता है, जैसे सिमेट्री की कंडीशन है H11 H22 माइनस के H12 H21 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर माइनस के H21 के इतना सा यहाँ पर चेंज होने वाला है, यानी कि सिमेट्री और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हमें देखना है। अब हम बात करते हैं, जैसे कौन सा स्विच है वो कहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि जो पैरामीटर हम यूज करते हैं। जैसे कॉजर फर्स्ट है, कॉजर फर्स्ट के अंदर किस तरीके का सर्किट होता है, कॉजर सेकंड के अंदर किस तरीके का सर्किट होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे कॉजर्स की बात करें हम यहाँ पर, कॉजर्स के अंदर किस तरीके से बात की जाएगी, जैसे कॉजर फर्स्ट है, ये फॉर्म है कोई भी नेटवर्क की, CAUER कॉजर फर्स्ट। तो कॉजर फर्स्ट के अंदर क्या होता है, L आर्म और C आर्म है। यहाँ पर L है वो सीरीज के अंदर होता है कॉजर फर्स्ट के अंदर, और C है वो शंट के अंदर होता है लैडर नेटवर्क के। किसके अंदर होता है, ये शंट के अंदर होता है, किसके अंदर, लैडर नेटवर्क के अंदर। अब बात करते हैं ये इसी कॉजर सेकंड की, क्योंकि कॉजर सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, C है वो सीरीज में होता है और L है यहाँ पर शंट में होता है, और नेटवर्क कौन सा होता है, वही यहाँ पर लैडर नेटवर्क होता है। कॉजर फर्स्ट होता है। अब फोस्टर फॉर्म होती है यहाँ पर, फोस्टर फॉर्म में फर्स्ट की बात करें, फोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है एल और सी का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी इन पैरेलल। यानी एल यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और सी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी इन पैरेलल। तो पैरेलल में एल एंड सी का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा।
और फोस्टर सेकंड फॉर्म में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी इन सीरीज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सेकंड फॉर्म में फोस्टर की, उसमें हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी ऑफ एल एंड सी, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके से ड्राइव होती है। जैसे फोस्टर फॉर्म फर्स्ट की बात करें, फोस्टर फॉर्म सेकंड की बात करेंगे हम। जैसे ये फोस्टर फॉर्म फर्स्ट का डायग्राम क्या होता है, फोस्टर फॉर्म फर्स्ट, इसका डायग्राम होता है, यानी कि इक्वेशन जो होती है जेड एस की वैल्यू होती है के आई एन एफ प्लस के नॉट डिवाइड बाई एस प्लस के वन जेड, यानी के वन एस डिवाइड बाई ओमेगा वन का स्क्वायर। इसी तरीके से हम देखते हैं दोबारा से, जैसे के टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा टू स्क्वायर, ओमेगा टू स्क्वायर। इस तरीके से ये फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में जाती रहती है। अब फोस्टर फर्स्ट फॉर्म को अगर डायग्राम बनाएंगे तो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म का है डायग्राम किस तरीके से बनेगा, यानी यहाँ पर एक इंडक्टर आएगा डायग्राम के लिए, एक कैपेसिटर आएगा। इंडक्टर को अंदर हम क्या कर सकते हैं, के इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर कैपेसिटर को वन बाई के नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर सर्किट के अंदर आएगा, जैसे कि एल है वो डायग्राम हो गया, कैपेसिटर है वो इसके पैरेलल में चला गया, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि के वन डिवाइड बाई ओमेगा वन का स्क्वायर, के वन डिवाइड बाई ओमेगा वन का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा वन डिवाइड बाई के वन। लेकर चलते हैं तो ये चीज़ हम जेड एस कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगले के लिए सोल्व कर सकते हैं, यानी कि के टू डिवाइड बाई ओमेगा टू का स्क्वायर, और यहाँ पर कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस लगा देंगे हम, वो आ जाएगा वन डिवाइड बाई के टू। इस तरीके से कंडीशन है एन तक जाएगी। जैसे के एन डिवाइड बाई ओमेगा एन का स्क्वायर, तो ये यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई के एन, और ये हमारी फोस्टर फॉर्म बन चल जाएगी। अब फोस्टर फॉर्म सेकंड की हम बात करते हैं, यानी फोस्टर फॉर्म सेकंड का किस तरीके से डायग्राम होगा और क्या फॉर्मूला होगा। तो फोस्टर सेकंड की बात करें, फोस्टर सेकंड में हमारा जो वाई एस की वैल्यू है वो हम देंगे, यानी वाई एस की वैल्यू डिनोट की जाएगी के आई एन एफ प्लस के नॉट डिवाइड बाई एस प्लस के वन एस, यानी के वन एस हो जाएगा, सिर्फ के वन एस वैल्यू आएगी, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, के वन एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा वन का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा के टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा टू का स्क्वायर। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि के एन एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फोस्टर फॉर्म बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले इंडक्टर आएगा, तो इंडक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन डिवाइड बाई, अब इसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, फिर हम वापस करेंगे हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लोजर फॉर्म फर्स्ट की और फिर क्लोजर फॉर्म सेकंड की बात करेंगे। जैसे क्लोजर फॉर्म फर्स्ट में क्या होता है, क्लोजर फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास, तो क्लोजर फर्स्ट फॉर्म में
ये हमारे पास में क्या होगा, इंडक्टर होगा। फिर हमने एक इंडक्टर लगाया है और इसको क्या है, कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है, यानी ये कैपेसिटर हो गया हमारे पास में K2। अब इसको ZS के साथ में हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, ZS के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर K2 की जगह क्या आ जाएगा, K4 भी हो जाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये KINF की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा किसका फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये डायग्राम इस तरीके से। अब कॉजर सेकंड की हम बात कर सकते हैं। कॉजर सेकंड में क्या होगा, तो कॉजर फर्स्ट का ये डायग्राम है। अब कॉजर फर्स्ट की वेव फॉर्म अगर हम देखें तो कॉजर फर्स्ट में जो ZS की वैल्यू है वो दी जाती है KINF प्लस 1 डिवाइड बाई KINF प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होता है, प्लस 1 डिवाइड बाई KNS, या फिर हम बस कर सकते हैं कि K1S प्लस सो इस तरीके से चलेगा ये। अब कॉजर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी हमारी, तो K2 यानी कि कॉजर सेकंड फॉर्म की बात करेंगे हम। तो कॉजर सेकंड फॉर्म में किस तरीके से आएगी, कॉजर सेकंड फॉर्म, कॉजर सेकंड फॉर्म में जो ZS की वैल्यू है 2S प्लस 1 डिवाइड बाई K1S और इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो कॉजर सेकंड फॉर्म का जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा, यानी यहाँ पर ZS की वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाई K2 डैश, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई K1 डैश। इसी तरीके से हम दोनों का दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई K3 डैश, और यहाँ पर जो इंडक्टर लगाया जाता है वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई K4 डैश। तो इस तरीके से ये कॉजर सेकंड फॉर्म है, ये यहाँ पर काम करने वाले हैं, कॉजर सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई भी लाप्लास यूज करके हमें कोई कैपेसिटर दे रखा है, उसको कैसे यूज करना है, यानी करंट इम्पल्स अगर हमें दे रखा है, करंट इम्पल्स दे रखा है, वो दे रखा है 5 डेल टी यूनिट, करंट इम्पल्स हमें किसी क्वेश्चन में करंट इम्पल्स दे रखा हो 5 डेल टी, ये करंट इम्पल्स दे रखा हो, और ये किसके द्वारा गुजर रहा है, आइडियल कैपेसिटर सी के द्वारा ये गुजर रहा है करंट इम्पल्स, आइडियल कैपेसिटर सी इसके द्वारा गुजर रहा हो। और हमें क्या निकालना है, VCT यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हम निकालते हैं तो इम्पल्स के द्वारा ही काम कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे करंट हमने दिया इम्पल्स, तो ये डेल टी इसके अंदर दिया है, कैपेसिटर के अंदर दिया है, तो कैपेसिटर में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज हमें निकालना है प्लस माइनस VCT, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसका लाप्लास कर देते हैं। लाप्लास हम करेंगे तो ये जो वैल्यू है 5 डेल टी, ये सिर्फ 5 में ही चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी, सिर्फ 5 में चेंज हो जाएगी। और जो यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर प्लस और माइनस में दे रखा है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस की वैल्यू है, ये हो जाएगा VCS, और इसको हम लिखते हैं 1/CS के रूप में लिखेंगे VCS की वैल्यू। तो यानी हम कह सकते हैं कि लाप्लास लेते हैं हम उनका, तो लाप्लास लेते ही ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी फ्रैक्शन के अंदर ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हम बात करते हैं जैसे जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया है, ये 1/CS के रूप में आ गई है। अब VCS की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर VCS की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यानी 5/CS ही हो जाएगा VCS की वैल्यू, क्योंकि कैपेसिटर से हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, 5/CS हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वर्स लाप्लास हम ले लेंगे, यानी VCT हम
निकाल सकते हैं। तो u इंटू टी, तो ये 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, यानी u इंटू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। तो 1/s को हम ut लिख देंगे डिवाइड बाई सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 5ut डिवाइड बाई सी हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी करंट इम्पल्स का हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसी पर डिपेंड करेगा। तो बात करें हम नेक्स्ट, जैसे कि डीसी वोल्टेज सोर्स है, आरएलसी सीरीज सर्किट है, उसके अंदर हमने कनेक्ट कर दिया आर एल और सी। इसके अंदर हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, डीसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर ये डीसी है प्लस माइनस, इसको हमने कनेक्ट कर दिया आरएलसी सर्किट के अंदर। तो पहला क्या होता है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन द अप्लाइड डीसी वोल्टेज ड्रॉप एंटायरली अक्रॉस। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर अक्रॉस आर एल सी, सी का मतलब ये है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर जो वोल्टेज है वो कहाँ पर डायरेक्ट है, वो ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले बात करें अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर, स्टेडी स्टेट। क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन काम करता है, इंडक्टर कैसे काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह, और कैपेसिटर यहाँ पर क्या काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। और जैसे ही कैपेसिटर ओपन सर्किट, टोटल डीसी वोल्टेज है ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर ओनली। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सारा का वोल्टेज है ये किसके अक्रॉस हो जाएगा, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि वैल्यू दे रखी है हमें, थेवेनिन वोल्टेज हमें निकालना है एबी के अक्रॉस। थेवेनिन वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे, तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये प्लस और माइनस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। इसमें 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और 1 ओम पे ही एक डिपेंडेंट सोर्स बताया गया है। डिपेंडेंट सोर्स क्या है, माइनस ये डायरेक्शन होगी, और ये हमारा 2 ओम हो गया। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, यानी वीटीएच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वीटीएच की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, वीटीएच की वैल्यू हमें निकालने के लिए यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, कोई भी थेवेनिन थ्योरम लेते हैं, तो थेवेनिन थ्योरम जब हम लेते हैं तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम लेंगे तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर नहीं होगी। जैसे हम बात करें थेवेनिन थ्योरम लेते हैं, तो ये नेटवर्क ले लिया हमने। अब नेटवर्क के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा, जैसे इस तरीके से जो रेजिस्टेंस दिया जाता है वो होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस। तो इसको हम थेवेनिन के रूप में अगर अपनाएं तो ये प्लस माइनस ये हो जाता है वी टी एच, यहाँ पर होता है आर टी एच, और आर टी एच आर एल की सीरीज में होता है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो 2 तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ। तो हम कह सकते हैं 2 तरीके से किसे फाइंड करेंगे, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम है। पहला तो हम फाइंड करेंगे ओपन सर्किट, पहला तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम फाइंड करते हैं, यानी वी ओ सी ओपन सर्किट वोल्टेज। दूसरा हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर आर टी एच फाइंड करते हैं, आर टी एच फाइंड करते हैं। तो दोनों की प्रोसेस, ओपन सर्किट वोल्टेज आर टी एच फाइंड करने की प्रोसेस हम देखते हैं। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस है उसको हम ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं, और जो भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओनली डिपेंडेंट सोर्स को हम रखते हैं। तो सर्किट के अंदर हम देखें, सर्किट जो के अंदर डिपेंडेंट सोर्स से हो, यानी कि सर्किट जिसके अंदर सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो, सर्किट विच हैव ओनली डिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट फंक्शन ऑन देयर ओन सोर्स। तो यहाँ पर बीटीएस और सर्किट करंट है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स ही है तो उसके अंदर ना तो बीटीएस होगी ना आई एस यानी शॉर्ट सर्किट करंट होगी। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब दैट रेजिस्टेंस कैन इनडायरेक्टली डिटरमाइंड बाई वी आई मेथड ऑफ प्लेसिंग द एक्टिव सोर्स अक्रॉस द टर्मिनल। यानी जहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स हो वहाँ पर टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या प्लेस कर सकते हैं,
एक तो वोल्टेज सोर्स प्लेस कर सकते हैं, किसका, 1 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स प्लेस कर सकते हैं, ताकि हम करंट को प्राप्त कर सकें। यानी आरटीएच की वैल्यू हमारी क्या होगी, और ये 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू आई टी, टर्मिनल करंट। तो उससे हमारा आरटीएच या आरएल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम वोल्टेज सोर्स की जगह हम क्या लगा सकते हैं, करंट सोर्स भी लगा सकते हैं। करंट सोर्स कितने का लगाएंगे हम, 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा सकते हैं। तो 1 एम्पियर का अगर करंट सोर्स लगाते हैं अक्रॉस द टर्मिनल, वोल्टेज है वो करंट सोर्स के अक्रॉस क्या होगा, तो वोल्टेज की बात करें तो आर टी एच, और आर एन की वैल्यू क्या होती है, वी टी डिवाइड बाई 1 एम्पियर। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, इसी मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि थेवेनिन के इक्विवेलेंट सर्किट से हम सॉल्व कर सकते हैं। वी टी एच की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, वी टी एच की वैल्यू दे रखी है 2 × I, यानी ये जो करंट है वी टी एच के थ्रू फ्लो हो रही है, तो वी टी एच की वैल्यू है 2 × I। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 2 × I है, ये 2 वोल्ट दे रखा है, तो 2 वोल्ट को हम लिख दें 2 × 2 इक्वल टू 1 जो करंट है, 1 करंट के अंदर यहाँ पर I प्लस I1 करंट यहाँ पर दोनों फ्लो हो रही है। तो 1 करंट के अंदर I प्लस I1 यहाँ पर फ्लो हो रही है, यानी ये I तो फ्लो हो रही है, यहाँ पर साथ में I1 भी फ्लो हो रही है। फिर प्लस के I, प्लस के कौन से, ये वाली करंट, प्लस के करंट I इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, I और I 2I, तो 2I प्लस I1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, RT की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी I1 के सिचुएशन में क्या वैल्यू होगी, तो वो क्या होगी, -20 × I, -20 × I प्लस के, ये 1 है और ये 1 है, तो 2I हो जाएगा, यानी 2I1। और फिर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2I1 की वैल्यू है, ये 20I1 हो जाएगा, 20I1। और ये I की वैल्यू 1 पर क्या देखें हम, I की वैल्यू अगर 1 हम रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 2I1 के इक्वलेंट। यानी जो 20I1 है यहाँ पर, वो कैसे आया, 20I1 माइनस का है और इसमें 2I1 हम जोड़ दें, तो ये जैसे 20 है, माइनस के में से प्लस का 2I गया तो 20I1 मिल गया। तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन 20I1 की जो वैल्यू है उसमें ये वैल्यू हो जाएगी 2I1 डायरेक्टली। अब ये 2I1 किस तरीके से होगी, ये हम बात कर सकते हैं, 20I1 प्लस 2I1, और I की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू 2 × 21 हो जाएगी। तो इसको ऐसे सॉल्व करें, तो जैसे यहाँ पर I1 की वैल्यू है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू निकल कर आएगी, वो आएगी हमारी 2 × 21, 2/21 I1 मिल जाएगी। अब इस I1 की वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो जैसे 2 की वैल्यू क्या है, ये वाली इक्वेशन में हम रखें, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2I प्लस I1। अब यहाँ पर 2 × I की वैल्यू पता है कितना है, 2/21 × I1, और प्लस I1 पहले से है, तो इससे I1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 42/25, यानी कि 1.68। अब ये हमारे पास में आई है I1 की वैल्यू। लेकिन अगर BTH की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BTH की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर BTH की वैल्यू पहले से दे रखी है 2 × I, यानी कि 2 × I की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे 1.68। तो ये BTH की वैल्यू हमें निकल कर आ जाएगी। तो BTH की वैल्यू होगी 3.36, यहाँ पर BTH की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, RL ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन की बात करते हैं। RL ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जैसे RL ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, तो RL ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन में यहाँ पर
जेड एस है इक्वल नंबर ऑफ पोल एंड जीरो है इनफाइनाइट लोकेशन पर रखेगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ पोल जीरो एंड पोल एंड जीरो पर रखें तो यहाँ पर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के अंदर जो जीरोज की वैल्यू है वो लेस देन होती है इनफाइनाइट, यानी कि जेड जीरो इक्वल टू जेड इनफाइनाइट। तो आर एल ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के अंदर जीरो है क्लोजर टू होती है आर एल के अंदर। जीरो किसके क्लोजर होती है? जीरो क्लोजर होती है इमेजिनरी एक्सिस के, देन पोल। जीरो और पोल, तो ये जीरो इमेजिनरी एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक होती है। तो जीरो इमेजिनरी एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जेड जीरो की वैल्यू है जेड इनफाइनाइट से लेस देन है। अब ये सब होता है आर एल ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन के अंदर, आर एल ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के अंदर। अगर हमारे पास में आर सी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो, क्या हो? आर सी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो आर सी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के अंदर क्या होता है? जेड जीरो की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है जेड इनफाइनाइट से। तो ये होता है आर सी के अंदर, आर सी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पोल है क्लोजर टू होता है बिनरी एक्सिस देन जीरो। क्या होता है? पोल वो क्लोजर टू होता है इमेजिनरी एक्सिस, क्लोजर टू इमेजिनरी एक्सिस। अब हम बात करते हैं जैसे कि नेक्स्ट, अगर हम बात करना चाहें तो क्या हो सकता है यहाँ पर? जैसे जेड की वैल्यू दे रखी है हमें, यानी जेड पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना हो वाई वन टू और वाई टू टू की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? जेड पैरामीटर हमें दे रखा है, जेड पैरामीटर क्या दे रखा है? 0.7, 0.1, 0.1 और 0.6, ये जेड पैरामीटर हमें दे रखा है। यहाँ पर हमसे पूछा हो वाई पैरामीटर वाई वन टू और वाई टू टू हमसे पूछा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है एडमिटेंस मैट्रिक्स से, तो एडमिटेंस की जो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है जेड मैट्रिक्स का इन्वर्स। और जेड मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है? जेड मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो हम निकालते हैं किससे? जेड टू टू, जेड वन वन, जेड टू टू माइनस के जेड वन टू, जेड टू वन, और यहाँ पर मैट्रिक्स भी आ जाती है, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको एक्सचेंज कर देते हैं डेटा को, जेड टू टू जेड वन वन हो जाता है और जेड टू वन है जेड वन। तो इससे हमारी जो मैट्रिक्स है वो निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले जेड इनवर्स मैट्रिक्स हम निकालते हैं। जेड इनवर्स मैट्रिक्स में वन डिवाइड बाई जेड वन वन जेड टू टू, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 42। तो पॉइंट 42, पॉइंट क्या हो गया? 42 माइनस के जेड वन टू जेड टू वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 01। और यहाँ पर जेड टू टू जेड वन वन को मल्टीप्लाई करें, जेड टू टू क्या हो जाएगा? 0.6, जेड वन वन 0.7, जेड टू वन 0.1 और जेड टू वन टू 0.1। इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 42 में से बन गया तो पॉइंट 41 बचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वाई मैट्रिक्स वो क्या आ जाएगी? पॉइंट 41 का पॉइंट 6 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.46, और पॉइंट से वाई मैट्रिक्स हमें निकालनी है तो ये तो आएगी जेड वन मैट्रिक्स का इक्वलेंट। तो जेड वन मैट्रिक्स के इक्वलेंट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वाई मैट्रिक्स की वो निकल करके आएगी। लेकिन वाई मैट्रिक्स की वैल्यू के अंदर भी हमें डेटा है यहाँ पर चेंज करना होता है, यानी 1.46, और ये दो साइन चेंज कर देंगे, यानी 0.101 में हम किसका भाग देते हैं? 0.01 में हम 0.41 का भाग दे देंगे। तो ये आ जाएगी यहाँ पर माइनस की रख देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो पॉइंट जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा? 243, और फिर यहाँ पर माइनस के 0.243, और फिर यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1.703। तो ये वाई मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगी, यानी कि इसमें भाग देंगे तो ये वाई मैट्रिक्स निकल कर आएगी। कंपैरिजन अगर हम करें तो वाई वन टू की जो वैल्यू है वो आती है माइनस के 0.243, और वाई टू टू की वैल्यू आ जाती है, टू टू की वैल्यू क्या आ जाती है? 1.4243। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जैसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है किसी नेटवर्क का, हमें देखा रखा है। किस तरीके से देखा रखा है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस? यानी कि हमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इंडक्टेंस भी दिया हुआ है और कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है।
ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस ZS की वैल्यू निकालनी है। तो ZS की वैल्यू है यहाँ पर S इक्वल टू इनफाइनाइट पर कोई भी पोल यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं नो पोल। तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाएगा? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस है उसको डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिवाइड बाई रिजल्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? अप्लाइड वोल्टेज का अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज का AC वोल्टेज हम करते हैं डिवाइड बाई उनका करते हैं रिजल्टिंग अल्टरनेटिंग करंट, रिजल्टिंग अल्टरनेटिंग यानी AC करंट। तो इससे हम अगर डिवाइड करते हैं ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस को तो क्या होता है? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू द रिजल्टिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड ए नेटवर्क। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से इसको समझेंगे, RLC है ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/CS, LS का यहाँ पर LS ही हो जाएगा, R का हो जाएगा यहाँ पर R सिर्फ, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ZS की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ZS इक्वल टू क्या होता है VS डिवाइड बाई IS, और ये इक्वल टू होगा यहाँ पर R प्लस LS प्लस 1/CS। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1 डिवाइड बाई क्या होगा CS हो जाएगा, क्योंकि CS पहले से यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इस फार्मूले से के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि देयर विल इज ए S, यानी कि जो जीरो है वो S इक्वल टू जीरो पर है, यानी सिर्फ यहाँ पर S इक्वल टू जीरो पर है, जीरो S इक्वल टू जीरो पर, और नो पोल एट इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर यहाँ पर कोई भी पोल नहीं होंगे, और S इक्वल टू जीरो पर क्या होगी जीरो होगी, ये हम कह सकते हैं।